नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर है। बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो जाकर देश के सरकारी अमले से बात किए हैं, उन्होंने अपने ज्ञापन सौंपे हैं और इसीलिए बात करने के लिए आज हमारे साथ एम राघवैया सर जुड़े हुए हैं। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड से हैं, जनरल सेक्रेटरी है नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवेज का। सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। राघवैया सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देगा। जी जी जी, आप प्लीज बताइए सर, कल आपकी किससे मुलाकात हुई 8वें वेतन आयोग पर? कल स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग राघवैया जो एनएफआर लीडर जेसीएम स्टाफ साइट एनएफआर जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। कल नॉर्थ ब्लॉक में 12:15 12:30 बजे डीओपीटी सेक्रेटरी के नेतृत्व में मीटिंग हुआ। ये मेन सब्जेक्ट ये थी, यही सेंट्रल पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे हमारा सजेशंस इनवाइट किया भारत सरकार। हम जेसीएम स्टाफ साइट तरफ से हम सजेशन दिए और 6 सेंट्रल पे कमीशन 7 सेंट्रल पे कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंप्रूवमेंट करने के लिए हम प्रपोज किया। मेनली हमारा पॉइंट क्या थी, फैमिली यूनिट के डेफिनेशन में परिवर्तन लाने के लिए ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पे कमीशन को फ्रीडम देना चाहिए। आज का तारीख में डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला बेसिस पे एक फैमिली यूनिट, पति पत्नी 2 बच्चों के लिए कितना तनख्वाह चाहिए, ये कैलकुलेशन का सिस्टम है। हम बोले भारत सरकार ने कानून पास किया, माता पिता को देखभाल करने का कर्तव्य बनता है पुत्र का पुत्री का। ये संदर्भ में वो माता पिता को देखभाल करने के लिए और आज का तारीख में चेंजेस में जो है रिक्वायरमेंट, कर्मचारी का रिक्वायरमेंट क्या है, सोशल रिक्वायरमेंट, कल्चरल रिक्वायरमेंट और सिविलाइजेशन में चेंज आई। इसमें चेंज लाने के लिए क्या करना है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे ये भी जोड़ने के लिए प्रपोज किया। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल करने से पहला जो प्रपोजल्स पेंडिंग है भारत सरकार का सामने, उदाहरण रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस रेलवेज में बहुत ओपन लाइन कैटेगरी का प्रपोजल रेल मंत्रालय अप्रूव कर दी, पेंडिंग है, वो क्लियर करना चाहिए। जो वो प्रपोजल फिर पे कमीशन को रेफर करने का ठीक है। इससे क्या होगा, और 1 साल 1.5 साल डिले होगी। हम डिमांड किया, सारे प्रपोजल पेंडिंग है भारत सरकार लेवल पे नॉर्थ ब्लॉक में, वो क्लियर करना चाहिए। और पेंशनर का कम्यूटेशन पीरियड भी कम कराने का प्रपोजल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी में हम डिस्कशन किया, वो फाइनल स्टेज पर है। वो भी भारत सरकार फाइनल कर सकती, ये पे कमीशन को रेफर करने का जरूरत नहीं, अब सरकार लेवल पे डिसाइड कर सकते। और 2001 में बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड दिए पे स्ट्रक्चर के बारे में, वो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड आज तक अमल नहीं किया। 12 तारीख अक्टूबर 2023 का मीटिंग में हम एक कॉन्सेंसस अग्रीड फार्मूला हम प्रपोज किया, प्रोस्पेक्टिव डेट से ये अमल करिए, हम अरियर्स फोरगो करेंगे। हम ये बात बोले, ये भी पेंडिंग है, 22 साल से पेंडिंग है, ये इश्यू सॉल्व कर सकते, वरना फिर पे कमीशन, फिर 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन जैसा चलती रहेगी। ये भी हम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया। और केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों का पार्शियल अपग्रेडेशन का जो प्रमोशन बेनिफिट मिली, वो अपग्रेडेशन प्रमोशन से
काउंट करने की जरूरत है, कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट ऑर्डर अमल करने के लिए सरकार फैसला कर सकती। और रेलवेज में हर कैटेगरी का कैडर पुनर्व्यवस्थीकरण करने के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया। वो कमिटी का एक मीटिंग की, वो कमिटी का फॉलोअप मीटिंग करके पे कमीशन से संबंधित न है, रिस्ट्रक्चरिंग अपग्रेडेशन कमिटी माध्यम से करने के लिए वो कमिटी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया। वो कमिटी का मीटिंग करके फाइनल करने से अच्छा रहेगी। ये इशू सॉल्व करने से पे कमीशन का वर्कलोड भी कम होगी। ये 4 पॉइंट्स हम कल स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग में सरकार के सामने रखे। यही है जी। राघव भैया सर, तमाम व्यूअर्स जो हैं, जो देश के 1,15,00,000 से अधिक जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका एक और सवाल है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में कितनी उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी? हमारा पॉइंट सिंपल है, आर्कराइड फॉर्मूला बेसिस पे 2023 में 36,000 रुपया मिनिमम मिलना चाहिए, नहीं मिली। वो भी कल पॉइंट आउट किया। वो आर्कराइड फॉर्मूला भी आज का तारीख में आउटडेटेड है। आर्कराइड फॉर्मूला में भी मॉडिफिकेशन लाने के लिए पे कमीशन को टर्म में प्रोविजन देना पड़ेगा। ये भी हम कल पॉइंट आउट किया। ओके ओके। और पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी आपने कुछ कहा? वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भारत सरकार ने नोट कर लिए, हमारा सजेशंस को वेटेज देंगे और ये सजेशंस अनुसार फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए ड्राफ्ट बना के भारत सरकार का सामने रखेंगे। ये अश्योरेंस हमको मिली सेक्रेटरी पर्सनल से। जी राघव भैया सर, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है। जी जी, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए अभी अगले 15-20 दिन में क्या परिणाम आएगी वो मालूम होगी। ओके ओके। राघव भैया सर, 8वें वेतन आयोग के कौन होंगे मेंबर, कौन होगा अध्यक्ष, इस पर भी कुछ खुलासा हो सकता है क्या? अभी चेयरमैन मेंबर का कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, भारत सरकार निर्णय नहीं लिए। पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे चर्चा हो रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब फाइनल होगी उसके बाद में पे कमीशन चेयरमैन मेंबर का वो सेटअप करके ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कमीशन को सरकार दिएगी। उसके बाद में क्वेश्चनियर, देन डिस्कशन, मेमोरेंडम, एविडेंस, ये सभी शुरू होगी। ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया राघव भैया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। थैंक यू थैंक यू। मंजीत बाबू, आप चूंकि इस पूरे चर्चा में आप शामिल रहे, अब मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कर दूं। देखिए, आप सुन रहे थे अभी जो चिट्ठी मैं अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा, जो कल जारी किया गया टू ऑल द स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल JCM। और इस चिट्ठी को जारी करने वाले कौन है? नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड, जिन्होंने कल मुलाकात की है किससे? DOPT के सेक्रेटरी से। उन्हीं 8 लोगों का जो नाम आ रहा है कि द फॉलोइंग स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की, उनमें से दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं श्री M राघवैया साहब, उनको आप सुन रहे थे। पहले नंबर पर हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे भी हम लोग लाइनअप में हैं, उन्होंने भी समय दिया है मनी 9 को, लेकिन आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराया हूं श्री M राघवैया साहब से। आपने सुना कि क्या बातें उनसे कही। अब इस सारी बातों को और आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब है। ये प्रेसिडेंट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन दिल्ली के। सर, कल भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि मीटिंग में क्या निकल कर सामने आती है। उसके बाद देखिए ये चिट्ठी आ गया। सबसे पहले आपसे हम राय लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चिट्ठी को, और क्या इसमें सारी बातें समाहित हैं? नहीं 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 विशाल जी, सबसे पहले कल भी हमने ये बात कही थी कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है TOR, वो बेसिकली सब्जेक्ट तय करता है पे कमीशन के, कि पे कमीशन में किन किन सब्जेक्ट्स पर बात होगी, उसकी आउटलाइनिंग क्या होगी, उसकी लिमिट कहाँ तक होगी। तो ये बेसिकली है, जिसमें पहला जो पॉइंट है जिसमें बात की गई है कि यूनिट जो पहले 3 थी,
उसको 5 किए जाने की बात करी है। इस लेटर में अगर आप नीचे चलेंगे तो देखिएगा पहली लाइन ही वहां से शुरुआत होती है। जी यहाँ पर 1 मिनट जरा रुक जाइएगा, इस लेटर पर आप देखेंगे। जी। और थोड़ा सा और नीचे चलिए एक बार, मैं आपको ठीक है सर। दिखाता हूँ कि इसमें आ, ठीक है हाँ, सर। एक जी जी, थोड़ा सा एक बार और चलिए आप जो है, इसमें इसमें एक जगह पर मेंशन है, थोड़ा ऊपर जी जी चलिए जी। एक बार ठीक तो। है ठीक है जी ठीक है। मैं दूसरी जी चिट्ठी को आप स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद दूसरी वाले जी पार्ट में होगा। जी 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 जी। मैं शायद दूसरी चिट्ठी पे ये है शायद शेयर कर रहा हाँ, हूँ। सेकंड पेज अगर आप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो नहीं, ये तो लगता है लास्ट वाला पेज हो गया है ना। ये लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज है। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर में पीसीआर को बोल रहा हूँ, जैसे जैसे अगर होता है वैसे। जी। हाँ, ये है शायद। तो जी, ये है ना मंजीत बाबू, हाँ, सीनियर अभी अभी सिटीजन। ओपन है, हाँ 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 हाँ, इसी में है। हेंस द फैमिली यूनिट शुड बी टेकन एज 5, देखिए दूसरी लाइन में ही लिखा हुआ है, एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2022, एंड हेंस द फैमिली यूनिट शुड बी टेकन एज 5 एंड नॉट 3 यूनिट्स। देखिए ये मेरी बात समझ में नहीं आई है कि 5 यूनिट को परिवार कैसे कंसिडर करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे मदर फादर और मतलब जो है हस्बैंड एंड वाइफ और 2 बच्चे, तो इसमें जी एक छूटा है, या तो स्पाउस छूटा है इसमें। तो क्योंकि क्योंकि यहाँ पर स्पाउस छोड़ दिया गया है, तो तभी 5 लोग हो पाएंगे। तो ये इसलिए हम्म, छोड़ा गया है क्योंकि अगर मान लीजिए पत्नी भी नौकरी करती है तो पत्नी के 2 बच्चे, फिर तो वो ओवरलैपिंग होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 5 मेंबर की बजाय, 5 यूनिट्स की बजाय 6 यूनिट्स कंसिडरेशन होना चाहिए, इसके लिए बात बात की जानी चाहिए। तो ये हालांकि एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें भी मैं मानता हूँ कि 6 यूनिट को एक परिवार कंसिडर किया जाना चाहिए। और एक अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो डॉक्टर डॉक्टर एक्राइड वेलेस का जो फार्मूला है, उसमें हम्म, भी आज के टाइम के सिनेरियो के हिसाब से बहुत सारी कमियां आ गई हैं। जैसे जब 2016 में जब पे कमीशन आया था, तो डिजिटल भारत की शुरुआत नहीं हुई थी। जी डिजिटल भारत उसके बाद आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज इंटरनेट सबसे बड़ी, मतलब जो है जरूरी चीज है। इंटरनेट के साथ साथ अभी जैसे कन्वेंस में फर्क आया है, बैटरी बैटरी सिस्टम की तरफ बढ़े हैं, जिसे हम लोग अभी बैटरी से हम लोग हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बैटरी सिस्टम बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये भी 2-4 साल का ही है, बहुत जी ज्यादा इसकी लाइफ तो 10 साल है। 10 साल के अंदर अंदर हम लोग हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो कहने जी का मतलब ये है कि अभी हाइड्रोजन एक हमारे जो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं, तो जी। गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब, तो वो खुद अपनी एक हाइड्रोजन कार से चलते हैं। तो उसको उन्होंने कई बार जो है इस चीज को पब्लिक के बीच में दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया शिफ्ट करेगी बहुत जल्दी इस चीज की तरफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, तो हाँ उसकी कॉस्ट में इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी नई आती है, अगर उस तरफ शिफ्ट करने में शुरुआत में उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आता है। तो एक तो 6 यूनिट वाली बात है, और कुछ इसमें सुधार सर। करने की जरूरत भी है। सर न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी लेकर के सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख रहे हैं कि महानगरीय जो संस्कृति है, वो पॉल्यूशन का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। अनसर्टेन कुछ जो डिजीजेस हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब से कोविड आया है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि डेथ रेट बढ़े हैं, मतलब यंगस्टर्स के बीच में कार्डियक अनरेस्ट, कार्डियक मतलब अटैक्स जी बहुत जी ज्यादा जी। बढ़े हैं। लोग खेलते खेलते मर जा रहे हैं, डांस करते करते लोगों की डेथ हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए भी प्रिकॉशन के तौर पर जाहिर सी बात है कुछ जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जिन पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएंगे, तो उन एक्सपेंसेस को भी इसमें करने की जरूरत है, विशाल जी। जी, जी, जी। अब सर आपसे अब दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा करने चाहेंगे कि पहले इस चिट्ठी को समझना चाहेंगे सर। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो 8 लोगों का नाम जो मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, जो चिट्ठी में दिख रहा है सर, क्या जी यही लोग गए थे सर कल मीटिंग में डीओपीटी जी जी, के ये चेयरमैन? ये वही लोग हैं। इन्हें इन्हें जेसीएम स्टाफ साइड की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कहते हैं। हालांकि इसमें 4 लोग और हैं जिनके नाम इसमें नहीं है। वो लोग चूंकि नहीं गए होंगे, इसमें अजय कुमार जी का मैं नाम देख रहा हूँ, नहीं है। और श्रीनिवासन जी का भी नाम इसमें नहीं है, जो हुँ, INDWF के
प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, जो इंडियन नेशनल डिफेंस एंड वर्कर्स फेडरेशन, तो वो उनका भी नाम इसमें नहीं है। इसका मतलब अभी 4 लोगों की इसमें कमी है, 4 लोग नहीं जा पाए हैं। ये 8 लोग गए हैं, जो मिश्रा जी हैं, राघवैया साहब हैं, सी कुमार जी हैं, तो तपस भोसले साहब हैं, रूपक सरकार जी हैं, बीसी शर्मा जी हैं, गुमान सिंह साहब हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि एआईआरएफ के मिश्रा साहब हो गए, और गुमान सिंह जी एनएफआईआर के हो गए, खुद राघवैया जी एनएफआईआर के हो गए, बीसी शर्मा जी एनएफआईआर के हो गए। तो ये मैक्सिमम जो नंबर्स दिख रहे हैं वो रेलवे के ही दिख रहे हैं। 4-5 आदमी तो रेलवे के दिख ही रहे हैं। शिव कुमार जी डिफेंस से हैं, तो बाकी अभी डिपार्टमेंट अछूते हैं। अभी इसमें इनकम टैक्स के रूपक सरकार जी दिख रहे हैं। भोसले साहब, तपस बोस साहब का मुझे ध्यान नहीं है कौन से डिपार्टमेंट को डील करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी 12 लोगों में से 8 ही लोग पहुंचे, 4 लोगों का तो कोरम अभी भी अधूरा ही है। ठीक ठीक है, ठीक है जी सर। आप चिट्ठी को डिकोड करते हैं आसान भाषा में। लिखा जा रहा है कि जी प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग सेक्रेटरी डीओपीटी इन्फॉर्म दैट द मीटिंग इज मेनली कन्वेन्ड टू discuss about the terms of reference of the 8th Central Pay Commission forwarded by the staff side of the NCJCM, and she requested the staff side to explain in the brief about each of the terms of the reference of the 8th CPC forwarded by them. सर इसमें 2 बातें आ रही है, एक तो सेक्रेटरी साहब का नाम आ रहा है और दूसरा है जी कि टर्म ऑफ रेफरेंस। दोनों बातों को समझना चाहेंगे कि डीओपीटी के सेक्रेटरी साहब से जो मुलाकात हुई उनको क्या बताया गया होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले तो ये समझाइए, उसके बाद हम लोग नहीं आगे नहीं चलते नहीं 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 नहीं, विशाल जी, सरकार की ये प्रक्रिया है। जैसे जो हैं। पे कमीशन, मान लीजिए हमने 3 आदमियों को पे कमीशन में जिम्मेदारी दे दी, तो उनको कुछ बताना तो पड़ेगा कि आप किस मुद्दे पे बातचीत करोगे जाके, ये तो देना पड़ेगा ना। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज ये वही सब्जेक्ट है एक तरीके से कि इन मुद्दों पर पे कमीशन को काम करना है। बेसिकली these are the subjects to be discussed with the federations, organizations, confederations and unions of the their concerned departments। तो ये वो सब्जेक्ट को ओपन करते हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 15 पॉइंट आपको नजर आएंगे। पहला अच्छा आपने देख लिया है कि फैमिली किसको माना जाए, एक फैमिली में कितनी यूनिट्स होंगे। जैसे अभी इसमें लिखा गया है कि 5 यूनिट होनी चाहिए, है ना, 5 यूनिट को, क्योंकि इसके पहले 3 थी। सर एक बार थोड़ा थोड़ा सा नीचे चलिए इस लेटर को। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जी यहाँ पर एक बार रुक जाइएगा। फिर उन्होंने बाकी जिक्र किया, सिंस इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द 8CPC टू कंसीडर द वेरियस इश्यूज। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पे कमीशन एक बार फ्रेम हो गया, फार्म हो गया, और फार्म होने के बाद जो उसकी दायरे के बाहर के सब्जेक्ट है उनको उनके ऊपर वो डिस्कस करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी एक लिमिट है। जो चीजें जुड़ी हुई रहेंगी तो अलाइंड होंगी, तो उनसे तो उन चीजों पर तो डिस्कस हो सकता है, उन पर तो रिपोर्ट बनेगी, लेकिन बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो इसमें ये जो दिया हुआ है इन्होंने, देखिए 2 मेजर मिनिस्ट्रीज का इसमें जिक्र भी किया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री एंड ऑफ मिनिस्ट्री रेलवे ऑफ का और डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सर। डिफेंस और ये भी कहा जा रहा तो है सर कि रिस्क वर्किंग कंडीशंस की बात की जा रही है। ये वही मुद्दा जी, तो नहीं है अलाउंस वाला जिस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं? रिस्क रिस्क अलाउंस है, जिस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। रिस्क जी। अलाउंस मिलता है, जैसे आर्म फोर्सेज को रिस्क अलाउंस मिलता है, पैरा मिलिट्रीज को रिस्क अलाउंस मिलता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं और सर, इस पार्ट में इन्होंने चिट्ठी में क्या लिखने की कोशिश की है जी कि वो क्या ये कह अलाउंस रहे हैं कि जैसे, बढ़ाया जाए हाँ, या कम, क्या अभी कहना देखिए, अभी थोड़े दिन पहले कटनी में, कुछ साल पहले ही कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और अभी थोड़े दिन पहले मुंबई की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, कि मुंबई की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ था, 15-20 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। तो हर साल 1-2 दुर्घटनाएं, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और इसके अलावा 250-300 जो सिविलियन एम्प्लॉयज की जो यूनिट्स हैं, 250 से 300 के बीच में है। और इसके अलावा पूरा आर्म्ड फोर्सेस, उनके साथ साथ पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेज, आप देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, हार्ड जगहों पे नौकरी करते हैं, तो इन लोगों को रिस्क अलाउंस दिया जाता है। उसी तरह से रेलवेज के वर्कर्स को और डिफेंस के वर्कर्स के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं कि इनका रिस्क अलाउंस फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वो इस 8CPC का मेन सब्जेक्ट है, रेलवेज और डिफेंस के वर्कर्स को रिस्क अलाउंस। क्या होगा, कैसे होगा, ये मीटिंगों पे, बैठकों पे, उन पे तय होगा।
ये जी है उसका मेन। सर, एक सवाल भी आ रहा है, उस सवाल का भी जवाब आप दे दीजिए। सुदेश जी पूछ रहे हैं कि विशाल जी, पटेल साहब से पूछिए कि कब तक क्लियर हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। सभी लोगों की फिटमेंट आस फैक्टर वही है को सर, फिटमेंट फैक्टर। वो हालांकि मैंने एकदम ये लास्ट सवाल में। आईएएस सर से भी पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि बताइए। देखिए फिटमेंट फैक्टर अभी आप 6-7 महीने भूल जाइए फिटमेंट फैक्टर को। अभी तो आयोग बनने में ही मुझे लग रहा है कि 1 महीना लग जाएगा ऑफिशियली अनाउंस होने में कि कौन आयोग का मेंबर है, कौन चेयरमैन है। इसको बनने में 15-20 दिन तो लग ही जाएगा। तो हो सकता है सरकार जल्दी भी कर दे, लेकिन आम तौर पर 10-15 दिन का मैं मान के चल रहा हूँ कि समय लगेगा। फिर बैठकों का दौर शुरू होगा, मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। सभी डिपार्टमेंट्स के मान्यता प्राप्त फेडरेशंस यूनियंस के साथ वो लोग बैठेंगे, उनसे उनके सुझाव लेंगे, उनको वो कंपाइल करेंगे। सभी लोग अपने अपने सुझाव देंगे, उसको कंपाइल करने में वक्त लगता है। फिर वो एक सभी लोग फिटमेंट फैक्टर भी सुझाएंगे। फिर आयोग एक फिटमेंट फैक्टर पर पहुंचेगा और वो फिटमेंट फैक्टर फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो हैंड ओवर करेगा कि उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। उसमें फिटमेंट फैक्टर भी होगा, परिवार के में कितनी यूनिट को कंसीडर किया गया है ये भी होगा, प्रमोशन पॉलिसी भी होगी, ट्रांसफर पॉलिसी भी होगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी होगा, हार्ड अलाउंस भी होगा, जो हार्ड स्टेशन अलाउंस है वो भी होगा, रिस्क अलाउंस भी होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कैडर के लोगों को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सभी चीजों पर रिकमेंडेशन होंगी। और रिकमेंडेशन को स्वीकार करना, उसे कम ज्यादा करना, कभी भी आयोग ऐसा नहीं होता कि केवल एक पॉइंट का रिकमेंडेशन देता हो। वो फिटमेंट फैक्टर देगा, उसमें भी कम से कम 2 फिटमेंट फैक्टर देगा कि एक तो या तो ये इस तरीके से और दूसरा उसके नीचे वाला ये। 2 फिटमेंट फैक्टर देगा, दो में से कि सरकार उसको कुछ हिस्सों में किसी को मान ले, कुछ हिस्से में किसी को मान ले, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर वो अप्रूवल मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जो जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कह लीजिए, जो देता है डीओई देता है। तब जी जाकर के कहीं फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो पाएगा। अभी इतना 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 जल्दी नहीं हो पाएगा कि बस मीटिंग शुरू हो गई और फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया। टाइम जी लगेगा अभी इसमें। जी। आपने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का जिक्र किया, तो सर एक और खबर आ रही थी, उस पर भी हम आपको कुछ बता दें, अपडेट दे देते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जो है, कहा जा रहा है कि अप्रैल तक संभव है, यानी कि अब फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में संभव है। ये देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल साहब ने टाइम्स जी ऑफ जी इंडिया को एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको उम्मीद है कि पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति तेज होगी, यानी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद से, और इससे संकेत पहले से ही साफ नजर आने लग रहे हैं। एक सवाल जब भी उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारा अनुमान है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा होगा, उनसे पूछा जा रहा होगा क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, उस पर उन्होंने जवाब दिया, वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसे बाद में सरकार द्वारा संशोधित किया जाएगा, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें किसी आउटगो की उम्मीद नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगो होगा। अब हालांकि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय जो राज्य मंत्री है पंकज चौधरी साहब, उन्होंने भी बताया है कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़े दूसरे पहलू के बारे में भी जो निर्णय है जल्द ही लिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि डीओपीटी के सेक्रेटरी के साथ जो है जो सभी लोग जो है उन्होंने मुलाकात की है, और इसी पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसी पर आज जो उनके लीडर हैं उनसे भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, अनुराग भैया साहब, और उसके बाद मंजीत साहब से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सवाल जवाब का भी सिलसिला शुरू करेंगे। पे 4 लेवल का क्या होगा, प्रमोशन का क्या फर्क पड़ता है, ये सब कर्मचारियों का जो इंश्योरेंस होता है, क्या उस पर भी बात होगी या नहीं होगी। मंजीत बाबू, इस सब पे डिस्कशन होगा या जी नहीं जी होगा? जी। देखिए इंश्योरेंस इंश्योरेंस पर तो डेफिनेटली बात होगी। हालांकि मुझे इसमें वो इंश्योरेंस वाला कहीं दिखा नहीं था। कल मैंने नोट भी किया था, ये सारे 15-16 पॉइंट जो भी है सबको नोट किया था। तो अभी क्या है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 30 रुपए वाले को 30,000 मिलता है, 60 रुपए वाले को 60,000 मिलता है, और 120 रुपए वाले को अगर डेथ डिसेबिलिटी हो जाए तो 1,20,000 मिलता है। वो बहुत कम है आज के समय के हिसाब से देखेंगे तो। अभी जो जरूरत है वो मिनिमम सबसे निचले क्रम के लिए कर्मचारी के लिए भी कम से कम 1 करोड़ के बीमे का प्रावधान होना चाहिए। हमने इसके पीछे का क्या पिछली तर्क है बार मंजीत, ये भी समझाइएगा। जो जैसे किसी कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहिए सबसे छोटे कर्मचारी के लिए।
फिर उसी के हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे कि किस बैंड में कौन सा चलेगा। बैंड 1 में चलेगा 1 करोड़ का, बैंड 2 में चलेगा 1.5 करोड़ का, बैंड 3 में चलेगा 2 करोड़ का, बैंड 4 में जाएगा 2.5 करोड़ का। इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे और उसी हिसाब से लोगों से CGIS का पैसा जो है डिडक्शन ले लेंगे। जब सैलरी बढ़ेगी, अभी जैसे 30 रुपए हर महीने जिस आदमी का 30 रुपया कटता है, महीने में 30 रुपए, तो 360 रुपए साल भर में। आप देखिए कि कोई भी कर्मचारी 360 रुपए महीना देने के लिए आराम से तैयार है, तो 12 गुना तो ऐसे ही हो गया। तो 30,000 तो 12 36, 1,36,000 तो ऐसे ही हो गया। तो मतलब मेरा कहने 12 3,60,000 तो ऐसे ही हो गया। मेरा कहने का जी ये मतलब है कि इसको चेंज करने की जरूरत है। बीमा के तौर पे मिनिमम डिडक्शन 300-400 रुपए से शुरुआत कर सकती है सरकार, और इसको थोड़ा रेगुलराइज मतलब रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है तो उसके बच्चे, उसका परिवार सड़क पे ना आ जाए, उसकी EMI प्रभावित ना हो जाए, उसका मतलब जो है सेटलमेंट प्रभावित ना हो जाए। उन सब चीजों को इंश्योरेंस काफी हद तक कवर करता है, बल्कि इंश्योरेंस ही कवर करता है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है वो हैंड टू माउथ ही होती है हमेशा। जिस हिसाब से सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस अचानक से जो घटना घटित होती है तो उसकी मतलब जो है आर्थिक भरपाई करने में सक्षम हो, ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए। जी तो इसको भी रिवाइज हमने हमने तो पिछले साल ही बना करके भारत सरकार को दे रखा है कि उसमें हमने कैटेगराइजेशन किया है। 1 करोड़ से शुरुआत किया है, 1 करोड़, फिर 1.5 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 2.5 करोड़, इस तरीके से हमने उसकी शुरुआत कर रखी है। और उसके लिए हमने 360-70 रुपए से डिडक्शन शुरू करे हैं हर महीने में कर्मचारी के। और हमने उस पर एक RTI भी लगाई थी विशाल जी। और सर। उस RTI में मैं आपको आपको दिखाऊंगा कि भारत सरकार ने आज से 2 साल पहले ये जवाब दिया था कि इंश्योरेंस से भारत सरकार 1200 करोड़ रुपए साल में रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि उसको एक्सपेंसेस 900 करोड़ ही करने पड़ते हैं। मतलब 300 करोड़ तो फिर भी बच जाता है। तो एटलीस्ट ये मैं आपको अगले अगले वीडियो में, क्योंकि आज वो मेरे पास है नहीं, तो ठीक मैं है। अगले वीडियो में आपको जरूर वो RTI दिखाऊंगा कि 300 करोड़ रुपए, चूंकि वो बीमा का पैसा है, भारत सरकार उसको खर्च नहीं कर सकती, वो पड़ा हुआ है उसके पास। तो एटलीस्ट इस पैसे से उन परिवारों को मदद दी जा सकती है जो मतलब जिनके साथ ये हादसे हो गए हैं। तो इस पैसे को अगर 1200 करोड़ को सरकार चाहेगी तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू। हर साल हर महीने 1,000 करोड़ से ज्यादा कमाएगी। और जिनके साथ हादसे होते जा रहे हैं उनको कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का मतलब जो है कंपेंसेशन देना चाहिए सरकार को। जी जी जी। अब सर इसी चिट्ठी के नीचे जो पॉइंट है उस पर भी समझेंगे। अब हाँ, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली बात हम लोगों ने कर ली। अब जो दूसरा है सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 की बात की जा रही है। एंड हेंस द फैमिली यूनिट शुड बी टेकन एज 5 एंड नॉट 3 यूनिट। इस पर आपकी आपत्ति है क्या? जी, मेरी इस पर घोर आपत्ति है। ये जो 5 लोगों वाला जो है ना, इस पर घोर आपत्ति है कि 5 यूनिट नहीं, एक परिवार के लिए 6 यूनिट को कंसिडर करने की जरूरत है। ओके। 5 यूनिट देखिए। कैसे हो सकती है? मतलब एक आदमी से 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? क्या उसकी पत्नी उसमें शामिल ही नहीं है? अगर पत्नी को शामिल किया तो उसका हस्बैंड शामिल नहीं है। तो ये घोर आपत्ति का विषय है। इसमें कम से कम 6 यूनिट्स होनी चाहिए। 6 यूनिट्स होने से आप खुद सोचिए कि कम से कम 18% का इजाफा होगा सैलरी स्ट्रक्चर में। जी 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 तो जी। तो वो जरूरी है। 6 यूनिट हम इस पर बात करेंगे, जब मीटिंग होगी तब हम इस पे रखेंगे अपने। अभी तो खैर अभी टर्म ऑफ रेफरेंसेस के लिए केवल और केवल स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद चूंकि राघवैया जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं असल में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओके एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस ओके। बिहाफ पे जब जब हमारी कन्फेडरेशन की मीटिंग होगी पे कमीशन के साथ, तब हम उस विषय को उठाएंगे इसमें। जी। जी 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 जी। सर इस चिट्ठी को हम पढ़ रहे हैं नीचे तो ऑल्सो सीजीएचएस रिलेटेड इश्यूज की बात की जा रही है और एनहांसिंग द एफएमए टू 3,000 पर मंथ। ये क्या है मामला सर? फिक्स मेडिकल एक अलाउंस होता है जहां मतलब जो है जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, मान लीजिए किसी जगह पर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो वहां हम्म। पर फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है लोगों को। अभी कुछ महीने पहले ही फिक्स मेडिकल अलाउंस को
सरकार ने मतलब जो है रिस्ट्रक्चर किया है, उसको उसको संशोधित किया है। अभी मुझे ध्यान तो नहीं है कि कितना कर दिया, लेकिन इसमें शायद 3000 पर मंथ की बात की गई है। जो जी, चिट्ठी में सही कहा गया है। जो हाँ, ये जो भी बात हो रही है, देखिए ये बेसिकली रेलवे और डिफेंस के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकर के बात हो रही है। अभी हम जो जी, बात करेंगे, क्योंकि फिक्स मेडिकल अलाउंस, अभी केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर हैं, हुँ, ऐसी जगह पोस्टिंग है उनकी, वहाँ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट कैसे कराएगा? हुँ, हुँ, और हुँ। वो जगह ऑलरेडी चूंकि सरवाइव करने के लिए मुश्किल है, किसी की अंडमान निकोबार में पोस्टिंग चल रही है, वो एक तो हॉस्पिटल नहीं है, और ऊपर से फिक्स मेडिकल अलाउंस उनको कम मिल रहा है, तो उससे जी, होगा क्या? तो जी, इसको भी बहुत मतलब जो है संशोधित करने की जरूरत रहेगी। खैर, जब मीटिंग होगी तो इन सारी चीजों पे बात होगी। उसमें फिक्स जी। मेडिकल अलाउंस है, और मैंने कल भी एक बात कही थी कि सर, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करने की जरूरत है सीजीएचएस में। जहां हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां छोटे हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करें। एटलीस्ट जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आदमी की, खांसी जुकाम बुखार या इस तरह की जितनी छोटी छोटी बीमारियां हैं, जिनका कहीं भी ट्रीटमेंट ले सके एम्प्लॉय, तो वो हुँ। फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके। सर, एक और मुद्दा जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं और देखिए वो चिट्ठी में भी दिख रहा है कि वी इंसिस्टेड फॉर इंक्लूजन ऑफ जीडीएस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन द टर्म ऑफ रेफरेंस। कहा जा रहा है कि जीडीएस वाले को, यानी जो ग्रामीण डाक सेवक, उनके बेचारे कमेंट्स बहुत आते रहते हैं हमारे लाइव में, और पोस्टल डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक होता है, ग्रामीण क्षेत्र में वो काम करते हैं, उनको कहा जा रहा है कि इनको भी जोड़िए। ये वाला भी मामला क्या है मंजीत जी? मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले तकरीबन 15 दिन से मेरे पास कम से कम 500 जीडीएस एम्प्लॉयज के जो रिटायर हो गए उनके फोन आ चुके हैं, और उन सभी को 2000 से लेके 4000 के बीच में पेंशन मिल रही है। केवल पूरी जिंदगी उन्होंने ग्रामीण डाक को दे दी, क्योंकि होता क्या था कि जब ग्रामीण डाक सेवक रखे गए, तो गांव से कोई आदमी रख लिया गया, लोग तैयार नहीं हुँ, होते थे नौकरियों के लिए। फिर धीरे धीरे 20 साल उन्होंने काम किया, और 20 साल के बाद सरकार ने उनको रेगुलर कर लिया। रेगुलर करने के बाद वो एनपीएस में आ गए, जब वो परमानेंट हुए, हुँ, फिर उनका एनपीएस डिडक्शन होने लगा, वो एनपीएस पॉलिसी में आ गए, तो कार्पस बेस्ड पेंशन स्कीम हो गई। अब कार्पस ही नहीं है, 10 लाख 12 लाख टोटल 15 लाख कैश है उनके पास एनपीएस का। उसका 60% दे दिया, 40% पे जो पेंशन बनी वो 1000 2000 3 रुपए 3000 बन रही है पेंशन। उनके मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो अब उनके पास एक विकल्प खुला है यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। अब देखिए, सरकार ने ओपीएस तो बहाल अभी हुई नहीं है, और जी, अभी अभी हाल फिलहाल में कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो जिस आदमी को 3000 पेंशन मिल रही है, तो उसके पास ये धर्म संकट है कि यूपीएस में वो अपना 4-6 लाख जो उसको मिला है, वो गवर्नमेंट को वापस कर दे, और 3000 से वो 13,000 या 23,000 या 34,000 की पेंशन पे पहुंच जाए। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं। आज भी एक केस आया है, वो बिहार से आया है, तो उनको तकरीबन वो वाला तकरीबन मामला क्या है सर, वो भी बताइएगा। शायद क्या आप वो उनकी बात कर रहे हैं ना, अब्बास मोहसिन साहब की ना? जी 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 जी, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो बिहार मेरे सरकार पास में आज क्या है सर? सेवानिवृत्त शिक्षक है ना? बिहार बिहार गवर्नमेंट में वो टीचर थे, और जी, वो उनकी एक भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें 30-40 हजार लोगों को भर्ती किया गया था। फिर वो जब रेगुलर हुए, तो उनकी 11 साल की सर्विस है टोटल, और उनको एनपीएस में पेंशन मिल रही है तकरीबन तकरीबन 3500 या 3800 कुछ रुपए मिल रही है। तो अभी यूपीएस के बिहार पे हमने कंसिडर करके जब उनको देखा, तो उनको 8 लाख रुपए सरकार को हैंड ओवर करने पड़ेंगे, लेकिन 17-18 हजार रुपए से पेंशन से उनकी शुरुआत अभी हो जाएगी आज की डेट में। और अगर पे कमीशन मिल जाता है उनको 1 साल के बाद, डीए बढ़ जाएगा 1 साल में 6% के आसपास। और जी, अगर पे कमीशन मिल जाता है, तो कम से कम जो आज 18 हजार है, वो 36 हजार के आसपास उनकी पेंशन पहुंच जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि जिसको 4 हजार मिल रहा है, उसके लिए ये बेहतर है कि 4 हजार से पहले 18 हजार पे तो जाए वो। अगर ओपीएस कल को बहाल होती है, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ओपीएस एनपीएस को खत्म करके बहाल नहीं होगी, जी, एनपीएस में 2 अमेंडमेंट करके ही ओपीएस बहाल होगी, तो वो और बेहतर हो जाएगा। 36 हजार से फिर वो 56 हजार पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन पहला स्टेप है कि वो 4 हजार से 17 हजार के स्टेप पे पहुंचे, एक ठीक ठाक पेंशन मिले, ताकि
वो प्रॉब्लम कुछ हद तक तो सॉर्ट आउट हो। तो ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं कि जीडीएस के लिए कुछ स्पेशल इस पर प्रोविजन होंगे, बात की जाएगी। अब देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूजन हो सकता है उनका। जी, जी। अब सर उसके नीचे वाले पैराग्राफ पर बात करें, द इश्यू ऑफ मर्जर ऑफ नॉन वायबल पे स्केल्स and also to upgrade the minimum entry level in the skilled grade, considering the qualification and the nature of the duty of the MTS category, and also their condition without any promotional prospects was also mentioned by us, and the 8th pay commission may be asked to consider these valid points also. MTS की बात की जा रही है सर, कहा जा रहा है कि पे स्केल नॉन वायबल पे स्केल्स है। देखिए विशाल जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को कि जो पे लेवल 1 है 18,000, पे लेवल 2 है 19,900 से शुरुआत करता है। वो हम्म, दोनों ही बहुत कम है। इन दोनों को ही मतलब गवर्नमेंट को इन दोनों को स्क्रैप कर देना चाहिए। और उनकी 19,000 जो 900 से ऊपर वाला है, 21,000 कुछ है वहां पर बेसिक पहली एंट्री पे स्केल। 21,000 वाले को फिटमेंट फैक्टर से बेनिफिट देना चाहिए। और जो पहली भर्ती होगी तो मान लीजिए 2.0 का जो फिटमेंट फैक्टर आया तो 21,000 दूना 42, 21 गुना 2 42,000। तो 42,000 से उसकी शुरुआत होगी, प्लस डीए टीए एचआरए और जो भी कुछ भत्ते होते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि जो एमटीएस कर्मचारी है, अच्छा इनका प्रमोशन भी नहीं हो पाता है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने मैक्सिमम डिपार्टमेंट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी। वहां पर आउटसोर्स कर लिए, कंपनियों से आते हैं, उनको उनको 8-9 हजार रुपए मिलते हैं। राइटिंग में तो उनको 18,000 लिखा हुआ है, लेकिन उनको सर मिलता 8-9 हजार है। और वो 8-10 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है उनका। हमारे यहाँ जब हम भर्ती हुए थे, पहले लोग सरकारी कर्मचारी थे जिनको हम मतलब पियोन कहते थे। उसका बाद में नाम मल्टीपल टास्किंग स्टाफ किया गया। तो वो एमटीएस अब तो बचे ही नहीं, एक मसूट दो जगह है कहीं। एम्प्लॉय जो जी बोलते थे मंजीत बाबू। जी जी जी। तो अब वो बचे ही नहीं, और जो बचे हैं वो मतलब जो है उनकी हालत बहुत खराब है। दिल्ली जैसे जगहों पर तो वो कभी घर ही नहीं बना पाएंगे। जी, जी। सर पुखराज मीना जी कह रहे हैं कि रेलवे में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ट्रैकमैन मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती क्योंकि उनकी ड्यूटी गांव खेरे में ही रहती है और हर साल कम से कम 300 कर्मचारी की मौत हो जाती है ऑन ड्यूटी, इसलिए रेलवे में कुछ उनको सुधार की गुंजाइश की हाँ, ये मांग है। मैं मीना जी की बात समझ गया। वो कह रहे हैं कि ट्रैकमैनों को, चूंकि उनकी ट्रैकमैन क्या है ना कि रेलवे तो हर जगह से गुजरी है, गांव गिराव से गुजरी है। तो जो हम्म, शहर 30-40-40 किलोमीटर दूर के एरिया में तैनात हैं, तो ज्यादातर लोकलाइट्स रहते हैं, आसपास के गांव के लोगों को वहां भर्ती कर लिया गया। अच्छा, उनका रहन सहन भी मतलब जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि शहर में रह नहीं पाते हैं। तो जी, वो सही बात कह रहे हैं कि मतलब जो है बहुत डेथ होती है ट्रैकमैन्स की। हालांकि अब वो जो ओपन गेट कहीं नहीं रह गए, जिसको पहले खुले बोले जाते थे ना, कि जहाँ से क्रॉसिंग, खुला जी, क्रॉसिंग, खुला क्रॉसिंग तो भारत सरकार ने खैर बंद कर दी है। लेकिन फिर हम्म, भी ऐसी जगहों पर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी तो कोई मतलब ही नहीं। वो कहाँ जाएगा मेडिकल फैसिलिटी के लिए, क्योंकि शहर 40-50 किलोमीटर दूर है, ये पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती। जो शहर में जी, रहता है उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती, फिर वो क्या करता है कि 200 रुपए दिखा करके किसी डॉक्टर को वहीं लोकल से दवाई खरीदता रहता है, जो गाँव में झोला छाप टाइप से रहते हैं, वहीं दवाइयाँ लेता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे लोगों को ऑप्शनल बेनिफिट मिलना चाहिए। जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है, अगर वो जी। एफएमए लेना चाहता है तो उसको ठीक ठाक फिक्स मेडिकल अलाउंस हर महीना मिलना चाहिए। अगर वो सीजीएचएस का कार्ड नहीं बनवा रहा है, नहीं फैसिलिटी ले रहा है, उसको भी नहीं मिल रही तो। ठीक, ठीक। मंजीत बाबू एक और मुद्दा है जिस पर हम लोग कल भी चर्चा किए थे, उसको आपसे आज भी और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पे लेवल मर्ज की बात की जा रही थी, पे लेवल 5 के लेवल को 6 में मर्ज होने से लेवल 6 का क्या फ़ायदा होगा? वरना लेवल 6 को भी तो लेवल 7 में मर्ज करें आप लोग। ये कुछ सवाल है इनका, वो भी पूछना चाह रहे हैं। लेवल मर्ज की बात जो इनकी हम लोगों ने नहीं नहीं, इनको बात असल में इन्होंने समझा गलत है। जब ओके, लेवल 5 लेवल 6 में अगर मर्ज हो जाएगा तो 5 को तो बेनिफिट मिलेगा। इनका ये हुँ, कहना कि 6 को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 5 को 6 पे दिया जाएगा तो 6 वाले को अपग्रेड किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 वाले को वहीं पे रख देंगे तो 6 वाले का तो बेनिफिट ही नहीं हुआ, 5 वाले का हुँ, बेनिफिट हो गया। ये बात मैंने कल भी उठाई थी कि अगर हुँ, लेवल 1 और 2 को आपस में मर्ज कर दिया गया तो 1 को तो बेनिफिट मिल गया, 2 को क्या मिला? 2 को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो तो वहीं का वहीं रह गया। ऐसा कभी नहीं होता। जब लेवल मर्ज होते हैं तो एक नया लेवल तैयार किया जाता है। अगर अगर 18,000 वाले को 19,900 में
मर्ज किया गया तो 19,900 अब पे एंट्री पे लेवल नहीं रहेगा, 19,900 को भी अपडेट किया जाएगा और एक नया पे लेवल बनाया जाएगा। तरीका यही होता है। तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं मतलब शायद या तो समझने में। हम अ, हाँ, शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए या हो सकता है वो समझ नहीं पाए हैं उस बात को। जी, इस जी, बात जी। पर तो हमने बहुत बार डिमांड करी है कि भाई अगर मर्जिंग से ऐसा ना हो कि केवल एक ही आदमी को बेनिफिट हो, दूसरे को बेनिफिट ना हो। जी, जी। अमनजीत बाबू, ये कहा जा रहा है कि वी इंसिस्टेड दैट द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी मे बी ग्रांटेड अप टू द लेवल ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी शिक्षा पर भी प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। देखिए मतलब 2 बच्चों पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। एक बच्चे पर पहले 27,000 रुपए थे, फिर डीए बढ़ने के साथ-साथ वो थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो जी, करीब-करीब अब 28,000 रुपए के आसपास एक बच्चे पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को। तो ठीक। ये इसको रिवाइज़ किया जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है पे कमीशन आया है तो ये रिवाइज़ होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिवाइज़ होगा, एचआरए रिवाइज़ होगा, 10, 20, 30 नहीं रह जाएगा। बढ़ेगा तो नहीं लेकिन कुछ घटेगा क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। तो चूंकि पहले क्या था, कैटेगरी ए बी सी 3 तरह के सिटी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में। एक को 9% मिलता था, दूसरे को 18 और तीसरे को 27%। जी, जैसे ही डीए 50% को एक्सीड किया तो वो 10 20 30 हो गया। अभी क्या है, डीए मर्ज हो जाएगा। सबसे पहला एजेंडा है कि 50% डीए को बेसिक सैलरी में पहले मर्ज कर दिया जाए, ओके, ताकि फिर जो बचा हुआ, मान लीजिए 53% डीए है तो 50 को मर्ज कर दिया, अब डीए बचा 3%, ठीक है, 50% बेसिक में ऐड हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद पे कमीशन का जो भी आएगा वो फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो डीए चलता रहेगा, 10 15 20% डीए हमारा जो भी है, एक साल में कितना बढ़ेगा, 6%, 2 साल में 6-3, 12%। ये 3 वाला 6-3 9 9 वाला चलता तो रहेगा। तो हाँ, तो जब तक फिटमेंट फैक्टर आएगा, पे कमीशन लागू होगा, तब तक हमारे पास 12 15% डीए भी होगा। और इधर जो बेसिक सैलरी बनेगी डीए मर्ज होकर के, उस पर फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा। तो ये है, इसकी बात हम लोग लगातार उठाते रहे हैं और अभी इसमें भी कहा गया, अभी वो पॉइंट आपको मिल जाएगा कहीं पे जिसमें सर, डीए मर्ज करने की बात कही है। नहीं, नीचे ही है सर। वी आल्सो डिमांडेड फॉर द जी मर्जर ऑफ द 50% डीए एंड द डीआर फॉर ऑल द बेनिफिट्स एंड जी ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ बोथ टू द एम्प्लॉइज एंड द पेंशनर्स। ठीक कह रहे हैं। जी जी पे कमी इंतरिम रिलीफ का मतलब यही है कि पे कमीशन लागू होने से पहले अंतरिम तौर पर डीए और डीआर को मर्ज करके ये एटलीस्ट कुछ बेनिफिट कर्मचारियों को तब तक मिल जाए जब तक कि पे कमीशन लागू नहीं होता। ओके, ओके। एक और मुद्दा है सर कि ये कह रहे हैं कि वी आल्सो रिक्वेस्टेड दैट एन इंस्ट्रक्शन में बी इशूड from DOPT to all ministries department that all the pending cadre review proposals integrate ratio revision of the artisan staff of defense etc should be settled and the same should not be kept pending on 8th CPC। सर, ये क्या मामला है पेंडिंग देखिए कैडर जी रिव्यू विशाल जी, प्रपोजल्स? तमाम तमाम मुद्दे हैं। जैसे अभी राघवैया जी भी कह रहे थे कि कुछ उनका मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो रिस्क अलाउंस को लेकर के उसने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी थी, लेकिन वो अभी तक रिकमेंडेशंस आज तक लागू नहीं हो पाई। क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है कि मतलब जो है अलग अलग विषयों को लेकर के कमेटी बनाई जाती है, उनसे सुझाव लिए जाते सर, हैं। कई बार जैसे 2022 में, सॉरी 2020 में एनपीएस की एक रिव्यू कमेटी बनी थी पहले भी, जो सीएजी ने काम किया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो सीएजी ने 2020 के अक्टूबर में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें 6 पॉइंट का भारत सरकार को एक एजेंडा दिया था एनपीएस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के। पहला पॉइंट उसमें ये था कि एटलीस्ट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न गारंटी, यानी मार्स। सरकार 2020 से कहते कहते 25 पे आ गई। वो हमेशा बोलती है कि हम मार्च देने वाले, लेकिन आज तक मार्च नहीं मिला। उल्टे 1 साल की कमेटी, 1.5 साल की आ जी, गई जी, 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 पेंशन। जी। मंजीत जी, आपको मेरी आवाज? अच्छा मेरे पास है का जी, जी, मंजीत जी, आपको आवाज आ आपकी आवाज थोड़ी, हाँ, रही ठीक है? आ रही। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो ये आ गया नहीं है। मंजीत जी, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है।
ये तो मंजीत जी आपकी करा रही है। शायद मैं दोबारा नहीं ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन करिए, आप दोबारा ज्वाइन करिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो एनजेसीएम की जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या बातें रखी गई, आपको उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी को आसान भाषा में समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रमुख मुद्दे जो हैं वो सामने आए हैं, और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम राघवैया साहब को भी हम लोगों ने बात की, उनको जोड़ने की कोशिश की, उनसे भी जाना कि क्या पहलू है नहीं है, और मंजीत बाबू से भी हम लोग एक एक विषयवार जो तरीके हैं, जो एक पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंजीत जी आपको आवाज आ रही है? लगता है उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। उनको फिर से हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके सवालों को भी हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल 4 को लेवल 3 के साथ मर्ज क्यों करना चाहते हैं, दोनों का एंट्री लेवल अलग है। ये प्रस्ताव है अमित सिंह जी, ये प्रस्ताव है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसके फायदे होंगे नहीं होंगे। नीरज भदौरिया साहब से भी बातचीत हो रही है। डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज को 6,900 दिवाली बोनस मिलता है और रेलवे एम्प्लॉयज को 18,000 मिलता है। डिफेंस सिविलियन को भी दिवाली बोनस जो है वो मिलना चाहिए, ये भी आपके विक्रम जी आपकी मांग है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नीरज भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि ट्रैकमैन का रिस्क अलाउंस बढ़ाने की क्या बात हुई है सर, पर इसका भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि जो एम राघवैया सर जो है जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवेज के, उन्होंने अब मुलाकात की है। किनसे मुलाकात की? तो डीओपीटी की सेक्रेटरी है, उनसे मुलाकात हुई है, तमाम विषयों पर उनकी चर्चा हुई है। 8वें वेतन आयोग के गठन की उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है और यह भी कहा है कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर पर जैसा कि हमने कहा और मंजीत जी से भी बातचीत हुई, तो वो अभी लागू होने में, वो उस तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, ये कहना है मंजीत जी का। तो लगता है मंजीत जी से हमारे संपर्क नहीं हो पा रही है, और आज का जो कार्यक्रम है उसको यहीं पर हम लोग पूर्ण विराम डालते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा उनको लेने की, और अगले लाइव में उसको एड्रेस करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो तमाम देखिए, चिट्ठी का जो अंतिम पेज है वहां तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मैं पीसीआर से भी। उसके बाद इन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव दिया है कि सेक्रेटरी साहिबा ने कहा है कि बहुत अच्छा, ये हमारी पहली मीटिंग है और ऐसी मीटिंग विल बी हेल्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो, आगे भी जो है ऐसी मीटिंग होती रहेगी। और उन्होंने थैंक्स दिया है स्टाफ साइड को कि आपने आए, अपने जो प्रस्ताव रखा उसको रखा, अपने व्यूज बताए। तो उसके बाद इनका शिव गोपाल मिश्रा साहब का जो सेक्रेटरी हैं उनका सिग्नेचर है, और इसी के साथ ये चिट्ठी खत्म भी हो गई, मुलाकात भी हो गई, खत्म भी होती हुई नजर आई है। तो चलिए, 8वें वेतन आयोग पर और भी जो कोई ताजा तरीन खबर होगी, फॉलो अप स्टोरी होगी, तो हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आप आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए मनी9। थैंक यू सो मच।